हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला आपके सामने एक टॉपिक लाया हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे उत्थान हुआ और कैसे पतन हुआ और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है, ये सब बातें बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो नो डाउट 20-25 मिनट तक का होने वाला है। तो मेरा अनुरोध लोगों से यही रहेगा इस वीडियो के बारे में कि देखो तो शुरू से लेके अंत तक देखिए, वरना मत देखिए, क्योंकि 1-2 मिनट का वीडियो देखने से आपको कोई लाभ होने वाला है नहीं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कुल शुरू के 5 मिनट में आपके पास वो चीज़ें मैं दे दूं जो आपके लिए इंटरेस्टेड हो। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि कंपनी की जब शुरुआत हुई थी तो 16वीं सदी का आखिरी साल था। उस समय इंडिया पूरे वर्ल्ड का 1/4 माल प्रोड्यूस करती थी और उसकी जीडीपी जो है बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब दिल्ली पर जो है मुग़ल शासन था उस समय। मैं कहूँगा कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। मोहम्मद अकबर के पास बहुत संपत्ति थी। लोग ऐसा कहते हैं कि जब अकबर मरे तो अरबों खरबों की दौलत छोड़ के गए थे। उस समय अगर आप देखो 1600 की स्थिति को देखो तो क्या हो रहा था। ब्रिटेन ग्रेब से उभर रहा था, उसकी अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी के ऊपर निर्भर थी और उस समय ब्रिटेन जो है ना कुल 3% माल तैयार करता था अपने यहाँ। कहाँ 1/4 जीडीपी और कहाँ 3% जीडीपी। ब्रिटेन में महारानी का शासन हुआ करता था, एलिजाबेथ प्रथम हुआ करती थी। यूरोप जो था, यूरोपियन कंट्रीज की कुछ शक्तियाँ जैसे पुर्तगाल और स्पेन व्यापार में ब्रिटेन को काफ़ी पीछे छोड़ चुके थे और ब्रिटेन में जो लोग थे व्यापारी, वो समुद्री लुटेरे पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारिक जहाज़ों को लूटकर ही संतुष्ट किया करते थे। उस समय हुआ ये कि पूरब के मसाले हासिल करने के लिए लेवेंट कंपनी की 2 नाकाम कोशिश हो चुकी थी। भारत में मसाले पैदा होते थे, मसाले को यूरोप ले जाया जाता था। यूरोप की वेदर कंडीशन अगर देखो आप, जियोग्राफिकल कंडीशंस देखो तो सर्दी ज़्यादा होती थी और यहाँ जो है गर्म मसाले पैदा होते थे, तो गर्म मसालों का व्यापार होता था। भारत के बारे में एक राल्फ फिच ने एक किताब लिखी है। उसमें उसने ये लिखा है कि एक घूमने वाला, मतलब इधर उधर भ्रमण करने वाला सर जेम्स लैंकेस्टर नाम सहित ब्रिटेन के 200 से अधिक प्रभावशाली और व्यापारिक व्यवसायिक पेशेवर को इस दिशा में आगे बढ़ने का विचार आया कि भारत से व्यापार किया जाए। तो सबसे पहले 21 दिसंबर 1600 में एक नई कंपनी बनी। महारानी ने पूर्वी एशिया में व्यापार का अधिकार ले लिया उनसे और कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी इसको नाम दिया और व्यापार चालू कर दिया। तो सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई कब? आपके यहाँ 1618 सबसे पहले ये कंपनी की यात्राएं चालू हुई। यात्रा के बाद 1608 में
कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर का लंगर डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी आने का ऐलान किया। कौन आया? 1908 में, 1608 में कैप्टन विलियम्स। लेकिन इतना आसान नहीं था कैप्टन विलियम्स के, क्योंकि यहाँ पहले ही डच थे, पुर्तगाली थे, तो उन्होंने विरोध किया इन सारी चीज़ों का। और विरोध करने के नाते ये भी था कि भाई उन समय तो इंडिया जो है 1/4 आबादी पर सीधे तौर पर शासन का, मतलब उसकी जीडीपी थी। लेकिन तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये छोटी सी कंपनी जो है देश की 1/4 जनसंख्या के ऊपर जो है कब्जा करेगी। अकबर की मृत्यु हो चुकी थी उस समय तक अकबर एक्सपायर हो चुका था और शासन आ गया था हाथ में जहांगीर के। और जहांगीर को आप जानते हो, जहांगीर तो अय्याश का इंसान था। तो थोड़ी सी डामाडोल स्थिति भी थी। शहजादे सलीम नसरुद्दीन जहांगीर, पूरा नाम उनका ये था। उनके लिए जो अकबर विरासत में छोड़ गए थे वो 5000 हाथी, 12000 घोड़े, 1000 चीते, 10 करोड़ रुपए, बड़ी अशरफियों में 100 तोले से लेकर 500 तोले तक की 1000 अशरफियाँ, 272 मन कच्चा सोना, 370 मन चांदी, 1 मन जवाहरात, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए थी, अपने पीछे छोड़ गए। मतलब यानी कि उस समय के दौर में 100-150 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए थे अकबर। तो अब ये हुआ कि जब हॉकिंस ने आए और विरोध का सामना करना पड़ा तो हॉकिंस ने कहा कि ऐसा यार मुश्किल है मुझे कि पहले तो यहाँ के व्यापारी जो पहले से बचे हुए हैं, पुर्तगाली हैं, डच हैं, इनका विरोध करूं, फिर मुग़लों की सेनाओं से युद्ध करूं, क्योंकि मुग़लों की सेना तो बहुत बड़ी थी, 40 लाख थी उस समय सेना, युद्ध किया नहीं जा सकता। तो उसने कहा कि यार अच्छा बेटर ये होगा, चलो मैं मंजूरी लेता हूँ। उसने मंजूरी लेने की कोशिश भी की, लेकिन मंजूरी लेने में वो सफल हो नहीं पाया, क्योंकि वो बादशाह जलालुद्दीन ये जहांगीर को समझा नहीं पाया, वो किसी तरह से फेल हो गया। खैर उसके बाद संसद के सदस्य और राजदूत सर थॉमस रो शाही दूत के रूप में भेजा गया। सर थॉमस ने 1675 में मुगल राजधानी आगरा पहुंचे। उन्होंने राजा को बहुमूल्य उपहार भेंट किए, और जिसमें शिकारी कुत्ते, उनके पसंदीदा शराब सब कुछ शामिल थी। लेकिन जहांगीर की प्राथमिकता में नहीं था ब्रिटेन से संबंध बनाना, तो जहांगीर ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। लेकिन थॉमस लो लगातार लगा रहा और लास्ट में वो 3 साल के बाद काफ़ी अनुनय विनय के बाद उसे इजाज़त मिली कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के साथ व्यापार कर सकती है। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये भी कहा कि हुजूर मेरे यहाँ जो भी पैदा होता है वो मैं आपको दूंगा और आप मुझे दीजिए ये मसाले वसाले। लेकिन आप सोचिए उस समय ब्रिटेन में पैदा ही क्या हो रहा था, कुछ नहीं पैदा हो रहा था। 3% तो माल तैयार कर रहे थे, वो मुझे दे क्या सकते थे। लेकिन फिर भी खैर आ गए, जहांगीर ने अनुमति दे दी। अब इसके बाद होने लगा व्यापार चालू। व्यापार चालू जब हुआ तो उस समय क्या होता था कि यहाँ से चाय ले जाते थे, सूत ले जाते थे, नील ले जाते थे, पोटेशियम नाइट्रेट ले जाते थे और मसाले ले जाते थे, और बड़े बड़े ऊंचे दामों पे ब्रिटेन में बेचा करते थे और खूब पैसा कमाते थे। और यूरोप में ही, पूरे यूरोप से कमाते थे। लेकिन जो यहाँ पैसा देते थे हिंदुस्तान के अंदर, वो
चांदी के रूप में दिया करते थे, तो हिंदुस्तान में भी चांदी थी। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया। चल इसलिए नहीं पाया कि ये जो कंपनी या ब्रिटेन के लोग आए थे, ये केवल व्यापार करने के लिए नहीं आए थे, ये भारत को लूटने के लिए आए थे। और लूटने के लिए चाहिए होता है सैन्य शक्ति और युद्ध लड़ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1670 में, जब वहाँ सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कह दिया कि भाई आप वहाँ युद्ध भी लड़ सकते हो और अपने उपनिवेश भी बना सकते हो, और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अपनी सहायता भी आपको भेजूंगा। और भारत में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी से मुकाबला करना होगा और आप करिए, अपना शासन वहाँ स्थापित करिए। तो क्या हुआ कि इसके बाद जो है युद्ध होने लगे और धीरे धीरे जो है बंगाल के तटीय क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके बाद शुरू हुआ दौर वो कि 1681 में कंपनी के लोगों ने, कंपनी के निदेशक थे सर चाइल्ड, उनसे शिकायत कर दी कि बंगाल में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के भांजे नवाब शाइस्ता खान के अधिकारी उन्हें और कर और अन्य मामलों में परेशान करते हैं। तो सर चाइल्ड ने क्या किया कि सैन्य सहायता के लिए अपने सम्राट को पत्र लिखा। सम्राट ने सहायता भेजी भी। 1686 में 19 युद्धपोत आ गए, 200 तोपें आ गई, 600 सैनिक आ गए और युद्ध हुआ। लेकिन मुगल सेना तो बहुत सशक्त थी, मुगल बादशाह की सेना भी तैयार थी, इसलिए युद्ध में मुगलों की जीत हुई और 1695 में ब्रितानी समुद्री डाकू हेनरी एवरी ने औरंगजेब के समुद्री जहाज़ों फतेह मोहम्मद और गुलसबाई को लूट लिया। इस खजाने की कीमत लगभग 6 से 7 लाख ब्रिटिश पाउंड थी। अब लूटा पार्टी का दौर चालू हो गया और ये हुआ कि 1695 आते आते तक जो है हेनरी एवरी ने औरंगजेब का खजाना लूटा। अभी ये चल ही रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर युद्ध हुए। युद्ध में बहुत बुरी तरह से घसीटा खदेड़ा गया। बंगाल में कंपनी के 5 कारखाने नष्ट कर दिए गए और सभी अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर भी निकाल दिया गया। सूरत के कारखानों को बंद कर दिया गया और बम्बई में भी यही हाल हुआ। कंपनी के कर्मचारी को जंजीरों में जकड़कर शहरों में घुमाया गया और अपराधियों की तरह उन्हें अपमानित भी किया गया। फिर माफ़ी मांग ली गई। उसके बाद फिर ये 1600 आ गए। औरंगजेब आलमगीर ने 1690 में कंपनी को माफ़ कर दिया। कुल मिला के ये हुआ कि माफ़ीनामा हो गया। लेकिन इनके मन में तो कुछ और भी बसा था। उसके बाद जो है 7वीं सदी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन से रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन की खरीदारी चालू की। उसके बदले में क्या दिया, भारत में जो ओपियम की खेती होती थी। तो आप देखते होंगे पहला ओपियम युद्ध इसीलिए हुआ था कि सारे चीनी इसको जो है पैसा न देना पड़े। उसके बदले में उन्होंने जो है अफीम खिलाना चालू किया, अफीम बेचना चालू किया और वहाँ से जो चांदी सोने के सिक्के देते थे वो सिक्के अपने पास रखने लगे। अभी ये चल ही रहा था, सब कुछ चल रहा था। जब चीनियों ने अफीम खरीदने से इनकार कर दिया तो मैंने कहा था ब्रिटानी जहाज नेमिसन ने कैंटन बंदरगाह को नष्ट कर दिया। चीनी सरकार ने अफीम के व्यापार को रोकने की कोशिश की। चीन आने वाले अफीम को नष्ट किया गया। तब चीन और ब्रिटेन के बीच कई युद्ध हुए, मैंने जैसा बताया, जिससे चीन की और एक युद्ध निर्णायक हुआ जिसमें चीन की हार हुई और ब्रिटेन
ने अपमानजनक शर्तों पर चीन के साथ कई समझौते किए। अब विस्तार हो रहा था लगातार। अब आ गया 1707। इस समय औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु होते होते जो है मुगल शासन भी कमज़ोर होता चला गया। अब क्या हुआ, इस शासन में का कोई जो है सलमान लीडर नहीं रहा, तो लोगों में जो है इधर उधर भागने की नियत, ये हड़प लें वो हड़प लें, मतलब आपस में ही लड़ाइयाँ होने लगी। तो इसका फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। हुआ ये कि 1756 में नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बना। बंगाल में बहुत पैसा था, बंगाल ट्रेड सेंटर भी था हिंदुस्तान का, और मुग़ल शासन में जो है 50% लगभग टैक्स जो है बंगाल से ही आता था। बंगाल की कपड़ा बहुत प्रसिद्ध था, जहाज निर्माण भी हुआ करते थे। इस क्षेत्र के लोग रेशम, सूती वस्त्र उत्पाद, पोटेशियम नाइट्रेट, कृषि तथा औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात करके अच्छी कमाई भी करते थे। तो कंपनी ने सबसे पहले कलकत्ता में अपने किलों का विस्तार करना चालू किया और उसने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। नवाब ने कंपनी को संदेश भेजा कि वो अपने चीज़ों का इस क्षेत्र में विस्तार न करें। अगर आदेश की अवहेलना करी जाएगी तो आप पर हमला किया जाएगा, और हमला किया भी। ब्रिटिश के किलों पर कब्जा भी कर लिया। ब्रिटिश कैदियों को फोर्ट विलियम के तहखाने में कैद भी किया। लेकिन यहाँ अंग्रेज़ों ने एक चाल चली और जो मीर जाफ़र था सेनापति सिराजुद्दौला का, उसको अपने राज्य का लालच देके अपनी तरफ मिला लिया और युद्ध कर दिया सिराजुद्दौला के साथ। हालांकि सिराजुद्दौला की सेना अंग्रेज़ों के मुकाबले कई ज़्यादा थी, और सबसे बड़ी बात ये कि जिस समय देश के भविष्य का निर्णय तय किया जाना था, उस समय उतनी ही जनता बाहर खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी, ये युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में जाएगा। तो भारतीयों में मानसिकता इतनी ज़बरदस्त खराब है, अभी भी है, लालच है और निष्ठावान नहीं है देश के प्रति यहाँ की जनता भी। और ये 1757 में जो 23 जून में प्लासी में युद्ध हुआ, उसका परिणाम सिराजुद्दौला के खिलाफ निकला और अंग्रेज़ों ने अपने राज्य का विस्तार कर दिया। उसके बाद आप देखिए कहाँ कहाँ नहीं हुए, लखनऊ का युद्ध हुआ और ये सब हुआ। इसके बाद ये हुआ कि देखिए सत्ता तो मीर जाफ़र के हाथ में आ गई। अब क्या हुआ, मीर जाफ़र से जो है टैक्स लेना चालू कर दिया। अब मीर जाफ़र को लगा कि यार ये तो गलत है, तो मीर जाफ़र ने भी जो है डच सेना का सहयोग लिया और फिर अंग्रेज़ों से फिर युद्ध किया 1759 में और फिर 1764 में। ये विजय के बाद कंपनी ने पूरा प्रशासन बंगाल का अपने हाथों में ले लिया और अब बंगाली का इतिहास चालू हुआ। बंगाल में कर लगाए गए, टैक्स का बोझ लादा गया, बंगाल का सामान सस्ते दामों में खरीद कर दूसरे देशों में महंगे दामों में बेचने लगे। स्कॉलर बजाहट मशहूर लिखते हैं, इतिहासकार हैं ये। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रितानी व्यापारी चांदी के सिक्के देकर भारतीयों से कपास और चावल खरीदते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने वित्त और राजस्व की प्रणाली की सहायता से भारत के साथ साथ व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। यह व्यवस्था की गई थी कि भारतीयों से प्राप्त राजस्व को लगभग 1/3 भारतीय उत्पादों को खरीदने में खर्च किया जाएगा। इस प्रकार भारत के जो लोग जो राजस्व देते थे उनके 1/3 के बदले उन्हें अपना उत्पाद बेचने के लिए मजबूर किया गया।
अब यहाँ क्या हुआ कि इस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था यूरोप के अंदर, तो कच्चा माल हम ले जाएंगे, वहाँ प्रोसेस करेंगे, माल तैयार करेंगे, आपके यहाँ बेचेंगे, आपके यहाँ पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो मेरा कच्चा माल खरीदना कम कीमतों पे और अपना प्रोसेस्ड माल जो है बेचना हमारे को, ये चालू किया और हमें खोखला करना चालू कर दिया धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने। अब मीर जाफ़र से मालगुजारी भी वसूल होने लगी, तो आप समझते ही हो क्या हुआ। लेकिन ये बहुत दिनों तक चल नहीं पाया, इससे जो है असंतोष लगातार फैल चला गया। फिर नई नई नीतियां आई, अंग्रेज़ों ने मतलब भारतीयों को किस तरह से दबाया, क्या नहीं दबाया, ये तो बहुत बड़ा इतिहास है। ये इतिहास की किताबों से आप उचित तरह से पढ़ सकते हो। पहले फिर 1857 में एक क्रांति होती है अंग्रेज़ों के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ। इतने अत्याचार बढ़ गए थे कंपनी के कि हमारे ही सैनिक भर्ती करे गए और हमें ही हमारे सैनिकों से मरवाया गया, और बाहरे हिंदुस्तान के आदमियों चंद चांदी के टुकड़ों के लिए अपने भाइयों की ही लाशें बिछाने में आपने कोई भी कोर कसर नहीं रखी। क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो उनके पास कितनी सेना थी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद भी आप जो है 33 लाख का देश, उस समय 33 लाख नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि 20-22 लाख, 30 लाख होगी। जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो 33 लाख थी आबादी आपकी। इतनी बड़ी आबादी पे वो शासन करते गए। खैर से नहीं, तो जिस चीज़ का उत्थान होता है पतन भी होता है, धीरे धीरे पतन होना चालू हुआ। तो एक इतिहासकार हैं बारी अलीक, उन्होंने अपनी कंपनी में लिखा है, पुस्तक में लिखा है कि दुनिया के प्रत्येक देश के व्यापारी भारत के साथ व्यापार करते थे। सभ्य लोगों के बीच ढाका और मुर्शिदाबाद के मलबल का उपयोग महानता और श्रेष्ठता का प्रमाण माना जाता था। यूरोप के सभी देशों में इन देशों शहरों से माल और चिकन बहुत लोकप्रिय थे। भारत के अन्य उद्योगों की तुलना में कपड़ा उद्योग काफ़ी बेहतर स्थिति में था। खैर ये तो व्यापार की स्थिति हो गई। अब आया जो है ये दौर की एक क्षण वो आया कि वो कमज़ोर हो गई इतनी ज़्यादा कि शाही दरबार जो था लंदन का, उसे अपने कब्जे में इसको लेना पड़ा। और फिर कंपनी के नाम से शासन न चल के राजा के नाम से शासन चला। और 1757-58 में लिया था उन्होंने, और 1947 में हमने स्वतंत्रता ली। तो ये है इतिहास इसका। अब आप ये समझो कि इन 200 सालों के अंदर में कंपनी आई और 1947 में गई। पहले तो कंपनी चली, लेकिन 1757 से 1947 तक की बात मैं करता हूँ। इस बीच में जो हमारे यहाँ से व्यापार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और जब अंग्रेज़ों ने देश छोड़ के जाने लगे तो 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लेके गए हैं। इस समय विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र की जीडीपी 25 ट्रिलियन डॉलर है लगभग। चीन की कुछ 20 ट्रिलियन डॉलर है। आप समझिए 45 ट्रिलियन डॉलर हमारे देश का पैसा तो अंग्रेज लूट के ले गए। अगर वो देश लुटा ना होता, हम संगठित होते, तो आज भारत किस मुकाम पे होता, ये सोचने की जरूरत है। 45 ट्रिलियन।
और दूसरी चीज़ आप ये बता दूं कि गर्दिश तो ऐसी आई कि एक मज़ेदार बात बताऊं मैं आपको, भारत को गुलाम बनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक आजकल कौन हैं? ये भारतीय मूल के बिजनेसमैन संजीव मेहता जी हैं। मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदने के बाद इसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया गया। नाउ इट इज़ लाइक ए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। कंपनी चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट आदि की ऑनलाइन बिक्री करती है। ये है आज की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति। तो भाइयों मेरे, आपने इस पूरे उसमें देखा कि कैसे विकास हुआ, कैसे उन्नति हुई, कैसे अवनति हुई। ग्राफ ऐसे बढ़ा और ऐसे आता है, हर चीज़ का आता है। यही ईस्ट इंडिया कंपनी के आस हुआ। और नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी इज एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और ये चाय वाय वगैरह के बिक्री करती रहती है। और इसके सीईओ जो इस समय हैं वो हैं भारतीय मूल के एक उद्योगपति हैं, मेहता जी। वो हैं इसके संजीव मेहता जी। तो ये रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। और ये ज्ञानवर्धक आपके लिए होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए और लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, लोगों तक को इसकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।